अगली रात चंद्रलेखा, सोमदेव और एक चुनिंदा दल नागकुंड की ओर निकल पड़ा। मार्ग कठिन था, झाड़ियों, खाइयों और विषैले जीवों से भरा, लेकिन चंद्रलेखा का मन अब संकल्प से भर चुका था। रास्ते में एक बंजारण स्त्री ने उन्हें रोका। नागकुंड मत जाओ देवी, वह बोली, वहाँ की हवा भी सांप सी डसती है। चंद्रलेखा मुस्कुराई, मैं खुद विष से बनी हूँ, अब उसे जीतने जा रही हूँ। आखिरकार 3 दिनों की यात्रा के बाद वे नागकुंड पहुँचे। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही एक सर्द लहर उनके शरीर को छू गई। दीवारों पर सांपों की आकृतियां, बीच बीच में जड़ी बूटियों की धुनी और एक गहरा कुआं जिसके चारों ओर नागसेन के अनुयायी ध्यान मग्न बैठे थे। चंद्रलेखा ने तलवार उठाई। मैं यहाँ युद्ध नहीं, न्याय के लिए आई हूँ, उसने आवाज दी। मुझे नागसेन से मिलना है। तभी हवा में धुआं उठा और नागसेन स्वयं प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहराई थी, लेकिन अब उनमें एक तरह की थकावट भी। तो तू आ ही गई, उसने कहा। रूपवती की संतान, मेरी हार की भविष्यवाणी। मेरी माँ ने तुम्हारा विरोध किया था, चंद्रलेखा बोली। तुमने उसे मारा, लेकिन मैं तुम्हें हराकर उसे अमर करूंगी। नागसेन हंसा। मुझे हराना आसान नहीं, मैं सिर्फ व्यक्ति नहीं, विचार हूँ, तो मैं उस विचार को खत्म करूंगी। चंद्रलेखा गर्जी। जिसमें सत्ता पाने के लिए मासूमों को विषकन्या बनाया जाता है। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। नागसेन के पास अंधकार का बल था, धुएं के भूत, झर से भरे मंत्र और मायावी चक्र, लेकिन चंद्रलेखा के पास आत्मबल था, माँ की स्मृति थी और उसका निर्णय कि अब वह अंधकार नहीं, प्रकाश है। युद्ध के अंत में जब नागसेन ने अंतिम बार उसका हाथ पकड़कर कहा, तू भी मेरी तरह बन सकती थी, चंद्रलेखा ने उसकी आंखों में देखा और उत्तर दिया, हाँ, पर मैं बनी नहीं। और उसने अपनी तलवार उसके हृदय में उतार दी। नागसेन की देह से धुआं उठा और गुफा में ज्वाला फैल गई। चंद्रलेखा ने हार की मणि को अपने गले से हटाकर नागकुंड में फेंका। जहर अब मिट चुका था। जब वे लौटे तो नगर ने उनका स्वागत नायिका की तरह किया। राजा विक्रमादित्य ने घोषणा की, आज से चंद्रलेखा सिर्फ एक योद्धा नहीं, राज्य की संरक्षिका है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात चंद्रलेखा अपने कमरे में बैठी थी जब एक और गुप्त संदेश मिला। नागसेन गया है, लेकिन उसका उत्तराधिकारी अभी जीवित है। उसका नाम है कालवेश और वह तुम्हारे बहुत पास है। उस रात मिला गुप्त संदेश अब भी उसकी मेज पर पड़ा था। नागसेन गया है, लेकिन उसका उत्तराधिकारी अभी जीवित है। उसका नाम है कालवेश और वह तुम्हारे बहुत पास है। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य ने सभा बुलाई। दरबार में चंद्रलेखा, सेनापति सोमदेव, रघुपाल और गुप्तचरों के प्रमुख उपस्थित थे। हमें अब उस छाया से निपटना है जो नागसेन के मरने के बाद और घनी हो गई है, विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा। कालवेश कौन है वह? रघुपाल ने सिर झुकाकर कहा। कालवेश नागसेन का दत्तक शिष्य है। उसकी आयु अज्ञात है, चेहरा किसी ने नहीं देखा। वह किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकता है। वह भ्रम का स्वामी है और सबसे भयानक बात यह है कि वह अब महल के भीतर ही हो सकता है। चंद्रलेखा की रगें ठंडी हो गईं। तो यह युद्ध अब बाहरी नहीं रहा, यह हमारे भीतर है। विक्रमादित्य ने आदेश दिया, महल के सभी कर्मचारियों, मंत्रियों और सैनिकों की गुप्त जांच होगी। गुप्तचर दल सक्रिय कर दिया गया। हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। इसी बीच कुछ रहस्यमयी घटनाएं हुई। एक रक्षक रात्रि में मृत मिला। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा भय से विकृत। एक मंत्री ने अचानक पागलपन में चिल्लाते हुए खुद को घायल कर लिया। वह मेरे भीतर घुस आया है, वह मुझे देख रहा है। राजमहल में भय फैल गया। एक रात चंद्रलेखा को महल की पश्चिमी गैलरी में हलचल सुनाई दी। वह तलवार लेकर पहुंची तो वहाँ रघुपाल छिपा मिला, अपने ही दस्तावेजों को जलाता हुआ। तुम ये क्या कर रहे हो? चंद्रलेखा चौंकी। रघुपाल कांपते हुए बोला, मैं जान गया हूँ कालवेश कौन है, लेकिन वह मेरा ही रूप धारण कर चुका है। मुझे नहीं पता मैं अब खुद हूँ या वह। तभी उसकी आंखें बदल गईं। वे अजीब सी चमकने लगीं और उसकी आवाज भारी हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है चंद्रलेखा। चंद्रलेखा को झटका लगा। रघुपाल नहीं, यह कालवेश है। दोनों के बीच जबरदस्त द्वंद्व हुआ। रघुपाल के शरीर में छिपे कालवेश ने हवा में अजीब आकृतियां बनाई, जिससे चंद्रलेखा के सामने दो रघुपाल खड़े हो गए। बताओ किसे मारोगी? अगर तुमने सही को मारा तो दोष तुम्हारा, अगर गलत को मारा तो भी हार तुम्हारी। कालवेश की आवाज गूंजी। चंद्रलेखा ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी माँ की शिक्षा याद की, सत्य को आंखों से नहीं आत्मा से पहचानो। उसने तलवार चलाई। एक ही वार सीधा हृदय पर। धुएं का बादल उठा और कालवेश की छाया हवा में विलीन हो गई। तुमने तो मेरी छाया को हराया है चंद्रलेखा, एक फुसफुसाहट आई, पर मैं अब और करीब आ रहा हूँ। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य को सारी बात बताई गई तो वह अब छाया नहीं रहा, वह हमारे भीतर आ चुका है, विक्रमादित्य बोले, और वह अब मुझे चाहता है। चंद्रलेखा ने कहा, उसकी अगली योजना मुझसे होकर निकलेगी। विक्रमादित्य ने कहा, तो वह गलती कर रहा है, लेकिन उस
दिन की रात एक रहस्यमयी घटना घटी। महल के मंदिर में देवी की मूर्ति पर काले धागे और नाग की हड्डियां पाई गईं। यह तंत्र है, एक पुजारी ने बताया। यह संकेत है कि कालवेश अब महल के भीतर किसी नए रूप में प्रवेश कर चुका है। चंद्रलेखा के कक्ष में एक संदेश पहुंचा, केवल 4 शब्द, अब तू ही दर्पण है। महल में रात उतर चुकी थी, पर चंद्रलेखा की आंखों में नींद नहीं थी। उसके कक्ष में दीपक की लौ हल्के हल्के जल रही थी, मानो कोई अदृश्य आंधी आने वाली हो। अब तू ही दर्पण है, वो शब्द जैसे उसके अंतर मन में गूंज रहे थे। क्या कालवेश अब उसके भीतर उतर चुका है? वह शीशे के सामने खड़ी थी, खुद को देख रही थी, वही चेहरे की तीव्रता, वही आंखों में दृढ़ता। पर अचानक आईने की छवि मुस्कुराई और बोली, क्या तुम वाकई चंद्रलेखा हो? चंद्रलेखा पीछे हट गई। ये कोई सपना नहीं था, आईना बोल रहा था। तुम्हारा अतीत, तुम्हारी पहचान, सब एक भ्रम है। आईने की छवि बोल रही थी, तुम्हें जो बताया गया वह आधा सच है। नागसेन का अंत हुआ और तुम्हारे भीतर जो विष है वह अब भी जीवित है। मैं अब विष नहीं, प्रकाश हूँ, चंद्रलेखा बोली कांपते स्वर में। लेकिन वह प्रकाश कहाँ से आया? क्या तुमने कभी खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? एक हत्यारिन, एक रक्षक, या दोनों? चंद्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। मैं वही हूँ जो अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा कर रही है, जो विक्रमादित्य के न्याय के लिए लड़ रही है। आईना अब धुंधला होने लगा था, पर अंतिम शब्दों में बोला, युद्ध तब नहीं जीतोगी जब तलवार उठाओगी, युद्ध तब जीतेगा जब तुम खुद को पहचान लोगी। अभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सेनापति सोमदेव थे। चंद्रलेखा, महल के पश्चिमी गवाक्ष से काले धुएं का उठना देखा गया है। पुजारियों का कहना है कि किसी ने अंधकार तंत्र फिर से जागृत किया है। दोनों तेजी से वहां पहुंचे और जो उन्होंने देखा वह भयावह था। मंदिर के गर्भगृह में एक वृद्ध ब्राह्मण जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके माथे पर नाग का निशान उभरा हुआ था और उसके सामने रखा था एक पुराना आईना जिसके भीतर धुएं की लहरें घूम रही थीं। यह वही आईना है जिसमें नागसेन अपने शिष्यों को सम्मोहित करता था, पुजारी ने बताया। पर किसी ने इसे फिर से सक्रिय कर दिया है। चंद्रलेखा ने आईने की ओर देखा और एक क्षण के लिए उसमें अपनी माँ रूपवती की छवि दिखाई दी। माँ, वह फुसफुसाई, लेकिन छवि बदल गई। अब उसमें कालवेश था। स्वागत है चंद्रलेखा, यह आईना अब तुम्हारा सच दिखाएगा। आईने से कालवेश की आवाज आई, आओ अपने अतीत की गहराई में उतर जाओ, जहाँ तुमने जन्म लिया, जहाँ नागसेन ने तुम्हारी माँ को बंदी बनाया और जहाँ तुम बनी विषकन्या। आईना अब एक द्वार बन चुका था। चंद्रलेखा ने विक्रमादित्य की दी गई अंगूठी को छुआ और बिना डरे आईने के भीतर कदम रख दिया। आईने के भीतर एक और दुनिया थी, समय और चेतना से परे। वहाँ स्मृतियाँ भटकती थीं जैसे धुंध के आकार। उसने देखा एक गुफा जिसमें रूपवती नागसेन के सामने खड़ी थी। तू मेरी नहीं होगी रूपवती, पर तेरी संतान वह मेरी होगी, नागसेन बोल रहा था। फिर उसने देखा एक नवजात बच्ची जिसे एक साधु मंदिर में छोड़ रहा था। यह मैं हूँ। चंद्रलेखा ने देखा कैसे अर्जुन देव ने उस बच्ची को पाया और उसे विष से धीरे धीरे परिचित कराया। तू सिर्फ एक अस्त्र थी, पर अब तू शस्त्र बनी है। एक छवि बोली, ये सब मेरा भाग्य था। चंद्रलेखा के भीतर दर्द जागा। भाग्य नहीं, प्रयोग, पर अब तू उसकी तोड़ है। एक प्रकाश की आकृति प्रकट हुई, रूपवती की आत्मा। माँ चंद्रलेखा, तुम अतीत की बंदी नहीं हो, तुम्हें केवल खुद को पहचानना है। कालवेश डर नहीं है, वह भ्रम है जो तुम्हारी पहचान को चुराना चाहता है। तो मैं कौन हूँ? चंद्रलेखा ने पूछा। तुम प्रकाश और विष दोनों की संतान हो, पर अब निर्णय तुम्हारा है कि तुम क्या बनोगी। रूपवती की आत्मा धीरे धीरे विलीन हो गई। आईना फटने लगा। एक अंतिम वाक्य हवा में गूंजा, अब लड़ो, पर भीतर के अंधकार से। चंद्रलेखा वापस आई तो उसकी आंखों में रोशनी थी। अब वह भयभीत नहीं थी, वह जान चुकी थी कालवेश से पहले उसे खुद के भीतर की कमजोरी को हराना था। उसने विक्रमादित्य को देखा और कहा, अब समय आ गया है। विक्रमादित्य बोले, कालवेश ने महल के भीतर अपना जाल फैला दिया है, पर अब तुम्हारे अंदर की लौ हमारे राज्य का रक्षक बनेगी। सेनापति सोमदेव ने घोषणा की, सभी सेनाएं तैयार रहें, एक अंतिम युद्ध सामने है। चंद्रलेखा ने अपनी कटार को देखा और पहली बार वह उसकी हथेली में नहीं, आत्मा में जल रही थी। महल में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया था। राजमहल के भव्य दरबार में विक्रमादित्य, सेनापति सोमदेव और रघुपाल की उपस्थिति में एक आखिरी सभा बुलाई गई थी। सभी जानते थे कि यह युद्ध राज्य की अस्मिता के साथ साथ चंद्रलेखा के आत्मबल का भी था। कालवेश का जाल अब पूरी तरह महल के भीतर फैल चुका था और उसकी छाया से बचने का एक ही तरीका था, उसकी पहचान को नष्ट करना। चंद्रलेखा, विक्रमादित्य ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा युद्ध अब सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि खुद तुम्हारे अस्तित्व का भी है। कालवेश उस अंधकार को दिखा रहा है जो तुम्हारी पहचान को नष्ट कर सकता है। अगर तुम्हें खुद को साबित करना है तो तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई से उस अंधकार का सामना करना होगा। चंद्रलेखा ने सिर झुकाया, फिर दृढ़ आवाज में बोली, मैं तैयार हूँ महाराज। सेनापति सोमदेव ने एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखा और कहा, इस बार तुम्हारे साथ पूरे राज्य की शक्तियाँ खड़ी होंगी, लेकिन याद रखना कालवेश अब एक व्यक्ति नहीं, वह हमारी ही कमजोरी
कमजोरियों का रूप ले चुका है। चंद्रलेखा ने अपनी कटार की धार को देखा, जो अब पहले से कहीं अधिक तेज और शक्तिशाली महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में एक नई लौ जल रही थी, जो अब केवल एक ही उद्देश्य से जल रही थी, राज्य की रक्षा और अपने अस्तित्व की पहचान। वह रात बेहद घनी थी और चंद्रलेखा ने महल के हर कोने में कालवेश के संकेतों को खोजने की ठानी थी। उसे पता था कि कालवेश अब महल के भीतर एक छाया बन चुका था। वह किसी भी रूप में घुस सकता था। महल के भीतर कदम रखते ही चंद्रलेखा को महसूस हुआ कि सब कुछ बदल चुका है। दरवाजे पर लगा लाल चूना, दीवारों पर उकेरी गई तंत्र मंत्र की लकीरें और मंदिरों के आसपास जमा धुआं, सब कुछ उसे कालवेश की साजिश का एहसास दिला रहा था। वह महसूस कर सकती थी कि महल की हर दीवार, हर भवन उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार था। चंद्रलेखा एक कमरे में गई जहां उसे पहले कभी कोई गहरी छाया नजर नहीं आई थी। जब उसने वहां कदम रखा तो एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ और तभी एक फुसफुसाहट आई। तुम सोचती हो तुम बच सकती हो चंद्रलेखा? वह चौंकी और मुड़ते हुए कहा, तुम हो कालवेश? हवा में एक हल्का सा हास्य गूंजा और फिर अचानक कमरे का तापमान बढ़ने लगा। एक काला धुआं कमरे में भरने लगा और उसमें से कालवेश की छवि उभरने लगी। उसका चेहरा किसी के जैसे नहीं था। वह एक पल में विक्रमादित्य की तरह था, अगले ही पल सेनापति सोमदेव की तरह। वह अपनी पहचान बदल सकता था। तुम मेरी कमजोरियों को नहीं समझ सकती चंद्रलेखा। कालवेश की आवाज गहरी और खौफनाक थी। तुम स्वयं एक खौफ हो जिसे मैं अपने रूप में ढाल सकता हूँ। चंद्रलेखा ने अपनी कटार उठाई और फिर वह बिना डर के बोली, तुम कोई रूप नहीं हो कालवेश। तुम मेरी छाया से डरते हो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं अब अपनी पहचान को ढूंढ चुकी हूँ। तुम मेरी शक्ति से पार नहीं पा सकोगी। कालवेश ने हंसी उड़ाई, क्योंकि तुम वही हो जो मैं चाहता हूँ, एक भ्रम। लेकिन चंद्रलेखा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर अपनी माँ के शब्दों को याद किया, सत्य को पहचानो क्योंकि तुम वही बन जाओगी जो तुम विश्वास करती हो। तभी एक शक्तिशाली चमक आई और कालवेश की छाया विस्मृत हो गई। कमरे में एक गहरी शांति छा गई, जैसे कोई युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ हो। चंद्रलेखा बाहर निकली और सामने विक्रमादित्य खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। तुमने वही किया जो कोई और नहीं कर सकता था चंद्रलेखा। तुमने अपने भीतर के अंधकार को हराया और अब तुम सिर्फ एक रक्षक नहीं बल्कि इस राज्य की आत्मा हो। चंद्रलेखा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब सिर्फ अपने राज्य का रक्षक नहीं बल्कि अपने अस्तित्व का भी रक्षक हूँ महाराज। मैं अब विष नहीं प्रकाश बन चुकी हूँ। विक्रमादित्य ने हाथ बढ़ाया और कहा, तुम्हारा युद्ध अब खत्म हुआ चंद्रलेखा, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। अब तुम और राज्य दोनों ही सुरक्षित हैं। महल के भीतर एक नया सूर्य उग चुका था। चंद्रलेखा ने एक बार फिर अपनी कटार को देखा। अब वह न केवल एक युद्ध कला का उपकरण थी बल्कि एक प्रतीक थी नवजीवन का। राज्य की धरती पर शांति का सूरज फिर से चमकने लगा और चंद्रलेखा ने आत्मविश्वास के साथ अपनी राह पर कदम बढ़ाया।